यूट्यूब वाले को भी सम्मानित करूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन जिसने मेरे पे विश्वास दिखाया कि भाई सर के साथ पूरे साल पढ़ूंगा दिन रात एक करके, उसको तो फिर 1 लाख का फोन देना बनता है ना। ये माइंड मैप ऐप के विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा मेरी तरफ से आगामी बड़ी बड़ी भर्तियों के लिए, जिसमें मैं आईफोन दूंगा हर भर्ती के टॉपर को जो माइंड मैप बैच का विद्यार्थी होगा। रैंक 2 और 3 को भी बढ़िया वाले एंड्रॉइड फोन दूंगा, चिंता मत करो, 20 से 30 हजार वाले। इतना खर्चा आई थिंक लाखों में चला जाता है, जहां मैं यूट्यूब की एड के पैसा नहीं कमाता। तो मेरे लिए हेलो। अरे वो माइक डिस्चार्ज हो गया यार, 4 घंटे से बेचारा थक गया क्या सर, अब तो माफ करो, जाने दो, उसको चार्ज पे लगा दिया है। चिंता मत करो, रोड का माइक है, एक माइक है 30 हजार का है, ठीक है। सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ मैं तो एजुकेशन में, चाहे ऐप पे लगाऊं या बच्चों के इनाम में लगाऊं, सब जगह। वो तो टेंशन मत लो, अब तो आवाज सही है ना। हाँ हाँ, संसाधन बहुत बढ़िया ला रखे हैं मैंने, कोई संसाधन से कभी समझौता नहीं, फैकल्टी से कोई समझौता नहीं, टॉप से टॉप लेवल की फैकल्टी। गुरु जी कहते हैं मुझे इतने रुपए चाहिए, मैं कहता हूँ 500 एक्स्ट्रा लीजिए पर घंटे के, लेकिन बच्चों को फुल पढ़ाइए। दूसरी कोचिंग होता है ना कि 50 घंटे में कोर्स पूरा कर दो, मैं कहता हूँ 100 क्लासे लीजिए, हिंदी है इंग्लिश है, 100 क्लासे लीजिए, 125 लीजिए, बच्चों को खूब डिटेल में करवाइए। तो गुरु जी भी सोचने लगे यार ऐसा तो कोई कोचिंग नहीं करती सर। मैंने कहा मैं कोचिंग नहीं हूँ, मैं अफोर्डेबल प्राइस में इन बच्चों का भाई हूँ, जो इनको अफोर्डेबल प्राइस में खर्चे निकल जाए उतनी फीस। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैच की 5,000 फीस, 2,100, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड के बैच 999, ऐसा नहीं कि 3-3 हजार। हमारा खर्चा निकल जाता है भाई, मेरा तो खर्चा निकल जाता है, मेरे 50-50 एम्प्लॉइज है। हैं? इतने सारे एम्प्लॉइज, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऐप तगड़े लेवल का, ऐप का सिस्टम बड़ा शानदार वाला है। बाकी कोचिंग वालों के ऐप फिर कैसे है बताना। तो पैसा कमाना हो तो 5,000 मैं भी रखूँ, फिर भी बच्चा लगे, मेरे तो 5 गुना ज्यादा पैसे आएंगे ना। फिर वो एक मन में ग्लानि आती है कि यार लूट रहे हैं, फिर वो भाव मन मर जाता है, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अफोर्डेबल फीस रखिए। अंजना देवी चौधरी जी के बारे में प्रश्न था। राम नारायण जी चौधरी की पत्नी है, बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लेते हैं, सीकर से संबंधित है। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला समूह है वो आपका मत्स्य संघ था। मत्स्य संबंध की सारी जानकारी मैंने पहले ही बता दी थी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंद कहलाता है, ठीक है जी, ये चंद जो है बजाते हुए घेरे में डांस करते हैं, और वो भी आपके शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। तो चंग होता है वो आपका होली के अवसर पर, चमड़े का है वो, एक आपका जो वाद्य यंत्र हो गया आपका, अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ गया, ठीक है। और शेखावाटी में पुरुषों के द्वारा धमाल गीत के साथ में चूड़ीदार पजामा, इसके अंदर एक लिखेगा चूड़ीदार पजामा और कमीज, चूड़ीदार चूड़ीदार पजामा और कमीज इनकी होती है वेशभूषा, चूड़ीदार पजामा और कमीज, ये तो पहन करके और धमाल मचाते हैं धमाल गीत के साथ में। आगे बढ़ो होली के अवसर पर, याद रहेगा सभी बच्चों को, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के पंच पीर में शामिल नहीं है। जैसे कॉमन क्वेश्चन बार बार आता है, बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार जो गोगा जी, हाँ तो ये पांचों पीरों के नाम आगे, लेकिन तेजा जी भगवान है वो पंच पीरों में शामिल नहीं होते हैं, ये हमने बात की थी। बाबू हड़बू रामदेव वाला दोहा है ना, बाबू हड़बू रामदेव, बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार जो, पांचों पीर पदार जो गोगा जी, हाँ। तो ये 500 पीरों के यहाँ पर नाम आ जाते हैं, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। आगे आ जाओ फटाफट। आगे देखो भाई, यहाँ पर हम बात करें जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की बात हुई है। अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के कौन से स्थान से हुई? अग्नि नृत्य की बात करें, ये आपका बीकानेर का कतरियासर है ना, जसनाती पीठ है यहाँ पर, कतरियासर जसनाती पीठ, यहीं पर आपका अग्नि नृत्य है, प्रमुख पीठ है इनकी। कतरियासर जो बीकानेर है, ये तो इनकी जसनातियों की मुख्य पीठ है। अब देख लो बच्चों, बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो जसनातियों का ज्यादा ही पूछा जा रहा है, राम स्नेही पूछ ले, जाम्बो जी पूछ ले, दादू जी पूछ ले, मीरा जी के बारे में पूछ ले, संत संप्रदाय में 5-7 फिक्स है, वहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। सिंबुदड़ा और कोड़ा जसनाथ जी का ग्रंथ है ना, सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा और कोड़ा, ये 2 ग्रंथ है, लिखना इसको, जसनाथ जी के ग्रंथ। तो जसनाथ जी के ये ग्रंथ है, 2 याद कर लेना। और ये कतरिया आश्रम यहाँ के है, ये आपको अग्नि नृत्य याद रखना है। और इस समय जब ये डांस करते हैं ना, तो फतेह फतेह का है ना, फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए अंगारों के ऊपर डांस करते हैं और जय जय करते हुए बाहर निकलते हैं, जय जय करते हुए बाहर आते हैं। हाँ जी, याद रखना। एक प्रश्न आता है कि रुस्तम जी, अब मैं लिखूंगा सारा, अब तुम लोगों को चीटियां काट रही है तो बता दो गुरु जी मान तो को नहीं पसंद है, मैं तो शॉर्ट में पढ़ने आ गई हूँ, तो बेटा एग्जाम को नहीं निकले, सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। रुस्तम जी, और तुम लोग तो माँ बाप को वादा करके आए हो कि सिलेक्शन लेके आएंगे हम, ठीक है। रुस्तम जी
यहाँ पर अग्नि नृत्य को पूरे भारत में प्रसिद्ध किया था। अग्नि नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति का नाम है रुस्तम जी। एक प्रश्न आता है लालनाथ और चौकानाथ। लालनाथ चौकानाथ, ये लालनाथ और चौकानाथ है वो जसनाती संत है ना, जसनाती संत। और नोट करके यहां पर लिख लो कि लालदास और लालगिरी अलग है। लालदास तो अलवर के हो गए और लालगिरी जो है वो अलग संप्रदाय के हैं। लालगिरी चूरू से संबंधित है और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो संप्रदाय है आपका अलकिया। तो अलकिया के लालगिरी, लालदास जी, लालदासी संप्रदाय। लालनाथ और चौकानाथ वाला प्रश्न सीधा सा पूछते हैं कि ये किस संप्रदाय की प्रसिद्ध संत है, तो वो आपको बताना रुस्तम जी ने इसको चलाया था प्रवर्तन। ओके हाँ जी, हाँ विशेष रूप से जाट है ना, ये प्रसिद्ध जाट होते हैं, इनके प्रसिद्ध भक्त जो होते हैं ना, भक्तों की मैं बात करूं तो जसनाथ जी के जो भक्त हो ना, प्रसिद्ध जाट, ये डांस नृत्य करते हैं, जाट जाति के लोग। राजस्थान में किस लोकनाट्य का मंचन है वो आपका खुली कॉलोनी या बाजार में एक प्रांगण के अंदर किया जाता है। और इसी से संबंधित प्रश्न एक बार फिर से पूछ लिया कथन के अंदर। तो मेरे दोस्त आज के टाइम में आरपीएससी रजिस्टर बोर्ड अप्रूवल नहीं हो रही है, निर्दय नहीं है। हम ही ऐसे हैं जो खुद के प्रति निर्दय नहीं होते हैं, दवा के नहीं पढ़ते, एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ते। लेवल तो वो कोई है जो पहले हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये हम कह रहे हैं कि ऐसा लोकनाट्य जो आपका खुली कॉलोनी के अंदर, बाजार के अंदर एक प्रांगण, प्रांगण का मतलब हो गया यहाँ पर कृष्ण की भाषा समझो कि स्टेज पर किया जाता है ना, खुला चौक स्टेज कह दो, या इसके अलावा हम इसको चौक कहो तो और ज्यादा सटीक है। तो चौक तो आप सबको पता है कि आपके इनका रमत का फेमस है, चौक तो रमत का है, आचार्यों का चौक इसके लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। रमत हो गया लिखेगा। अब इसके लिए बीकानेर का आचार्यों का चौक, बीकानेर का आचार्यों का चौक बड़ा फेमस है, आचार्यों का चौक इसके लिए प्रसिद्ध है। वहां पर रमत खेली जाती है, पूरी रात भर खेली जाती है ना। तो ये विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय, इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति जैसलमेर से, और प्रसिद्ध है आपकी बीकानेर की फलोदी की जैसलमेर की, ठीक है। और हम इसके अंदर बात करें जैसलमेर की, हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो होली के अवसर पर, विशेष रूप से होली के अवसर पर ये याद रखना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज कवि जिन्होंने स्वतंत्र भावनी भेंट की थी गांधी जी को, वो भी इसी के ही कलाकार थे। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है, तेज कवि वाला, जिन्होंने 1943 के अंदर गांधी जी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी और परीक्षा में पूछा जाता है, गांधी जी को स्वतंत्र भावनी बुक भेंट की। अब कई सारे रमत है जिनके नाम है, फक्कड़ बाबा है ना, फक्कड़ बाबा की रमत है, हेड़ारू की रमत है, हेड़ाऊ मारी है, हेड़ाऊ मारी है ना, फक्कड़ बाबा की रमत है, ये प्रसिद्ध नाम है, फक्कड़ बाबा रमत है, हेड़ाऊ मारी। हेड़ाऊ में क्या होता है, पति पत्नी के ऊपर, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के आपसी रिश्तों के बारे में हेड़ाऊ मारी रमत है। जवार जी की रमत है, खूब सारी रमत है। पाटा संस्कृति है ना, आचार्यों का चौक, इसमें पाटा संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब हम इसको पढ़ते हैं पाटा संस्कृति, जो आपके मतलब पाठ जो बड़ा स्टेज होता है उसके ऊपर ये पाटा संस्कृति आपके रमत से संबंधित है। तो कई बार इसका भी प्रश्न पूछते हैं, ये रमतों के प्रकार हो गए, ये तेज कवि हो गया होली के अवसर पर, ये विशेष रूप से आप लोगों को याद रखनी है। हाँ जी, ओके, हाँ जी। देखो तुम टीम के बार बार नंबर कहते रहते हो, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद बढ़ेंगे, हाँ शायद बढ़ेंगे। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अरे चिंता मत करो, वो सारे करवा दूंगा, मुझे पता है 12-12 घंटे की मैं 3 से 4 क्लास ले रहा हूँ हिस्ट्रिकल की। शुरुआत में क्वेश्चन की व्याख्या बड़ी होती है, लास्ट में तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं व्याख्या में चल रहा हूँ। तुम लोग मेरी चिंता छोड़ो यार, तुम्हारा गुरु हो यार, थोड़ा तो ध्यान रखा करो, सब चीजें पता रहती है कहाँ क्या है। सत्य कथन की पहचान करनी है। कल्ला जी देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देकर डर गया, गुरु जी क्या होगा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, और क्या होगा। तो यहाँ पर दिए गए कथन के अंदर आपका सत्य कथन कौन सा है? कल्ला जी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया और मेवाड़ में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में फेमस है। अभी सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है? 1567-68 में चित्तौड़ का जो आपका तीसरा शाखा हुआ था उस समय की बात है। ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी का सिर कटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ है वो आपका रुंडेला तक पहुंच गया था। बिल्कुल सही बात है। और कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना नहीं की गई थी, ये असत्य कथन है। ये क्या हो गया? एक असत्य कथन। ये तो रामदेव जी के संबंध में है, रामदेव जी के संबंध में। फिर राजस्थान में पाबू जी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो सी जहां भी है वो कट कर लो, ए बी और डी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है। 4 हाथ वाले देवता, ओके। अगला देखिएगा, राजपुताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक गायिका कौन था, कौन थी? रियासती, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन जब आते हैं ना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि रियासती आंदोलन जब जन जागरण का दौर चल रहा था उस समय प्रसिद्ध लोक गायक कौन थे? गणेश लाल जी व्यास थे। इसको इंपोर्टेंट मान करके लिख लेना, आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जब 1 मिलियन का अपना चैनल होगा 6 महीने के अंदर उस समय मैं जितने भी पेपर आयोजित होंगे, जिसमें पहला पेपर आपका पटवारी वाला होगा, पटवारी 4th ग्रेड की सभी शिफ्ट, वीडियो की सभी शिफ्ट, 2nd ग्रेड के जीके के बहुत सारे पेपर, फिर लैब के बहुत सारे पेपर, ये सब मिला करके और रीट के, तब मैं लूंगा 40-50 पेपर। एक शिफ्ट में कितने होते हैं? रीट के एक शिफ्ट में इतने पेपर होंगे। 4th ग्रेड में कितने पेपर होंगे? 2nd ग्रेड के जीके के अलग अलग शिफ्ट के पेपर सारे सॉल्व करूंगा, 500 से ज्यादा क्वेश्चन और लेके आ जाऊंगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। तो वो तुम मेरे पर छोड़ दो, कब कर तुम्हें मैं पूरे साल का जो ट्रेंड है वो कभी मिस नहीं होने दूंगा, और ये मेरी क्लास देख के फिर पढ़ाई करो, पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। वो मेरे पे छोड़ दो, मेरे सीटी ग्रेजुएशन वाले नहीं करवाए थे, उसके बाद से लेकर आज तक ये सब करा दी इस क्लास के अंदर।
पिछली 15 लाख व्यूज वाली जो क्लास है उसमें सीटी ग्रेजुएशन से लेकर के पीछे साल भर के सारे पेपर थे जो 2023 वाली क्लास में करवाए थे उसके बाद वाले। तो मैं तो सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ, चिंता मत करो। गणेश लाल जी व्यास इसका आंसर। वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है निम्नलिखित में से। देखो राजा की बात हो रही है, काव्य शैली की, पद्य रचना की बात हो रही है, तो वो कौन सी दी गई में पद्य रचना होगी? तो पद्य रचना होती है ये वीरता से संबंधित जो साहित्य होता है वो रासो साहित्य होता है। क्या होता है? रासो साहित्य है, छंद में लिखी जाती है, याद करना। इसका लेखन है वो छंद में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेखन है आपका छंद शैली में, छंद शैली में। और पृथ्वीराज रासो है, अलग अलग रासो है इसके अंदर। और रूपक के अंदर उपलब्धियों का वर्णन होता है। रूपक के अंदर क्या होता है? वंश और राजा की उपलब्धि का वर्णन है। वंश और राजा की उपलब्धि का वर्णन है वो आपके रूपक के अंदर। जैसे राज रूपक वीर बाण का है, राज रूपक है वो आपके वीर भाण का ग्रंथ है। और रासो तो पृथ्वीराज रासो वगैरह तुमने देखा। वैली, वैली भी विगत, विगत जैसे मारवाड़ परगना विगत, विगत है वो इतिहास परक होता है। वैली यानी एक, ये भी एक पद्यबद्ध रचना होगी। वैली साहित्य होता है, वैली कृष्ण रुक्मणी री, तो वाक्यांश ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन से संबंधित। कुचामनी ख्याल के बारे में प्रश्न होता है, ये एक लोक नाट्य से पूछा हुआ सीधा सीधा प्रश्न है। कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की थी? लच्छी राम जी के द्वारा आपकी कुचामनी ख्याल की शुरुआत की गई थी। लच्छी राम जी की बात करें, इनके एक उगम राज का नाम भी आता है कई बार प्रश्न के अंदर। उगम राज ये इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, इसके कुचामनी ख्याल जो नागौर की है ना, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार रहे हैं इसके। और इसके साथ उगम राज के साथ साथ और लिखिएगा प्रमुख कुचामनी ख्याल। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ख्यालें एक ही जैसी है। कुचामनी ख्याल के कुछ प्रकार हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाएंगे। उदाहरण लिखिएगा, राव रिडमल, राव रिडमल, चांद नीलगिरी। ये प्रश्न पूछा गया था अलग से परीक्षा में कि राव रिडमल, चांद नीलगिरी और मीरा मंगल, मीरा मंगल, राव रिडमल, चांद नीलगिरी। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आया, बताओ ये क्या है? तो वहां फिर इधर उधर बगले जाकर उससे बढ़िया अभी देख लो अच्छे से कि ये आपका क्या है, कुचामनी ख्याल के नाम है। खुले मंच पर पुरुषों के द्वारा इसका मंचन किया जाता है। आज के टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, खुले मंच पर पुरुषों के द्वारा मंचन। अब ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखूं तो फिर 10 सेकंड का क्वेश्चन है। नानू राम जी की बात करें तो चिड़ावा ख्याल झुंझुनू, इसके प्रवर्तक है। चिड़ावा ख्याल झुंझुनू के प्रवर्तक है नानू राम जी, ठीक है। लच्छी राम जी आपके कुचमन, डीडवाना, नागौर, वहां की, डीडवाना कर लो, नागौर क्षेत्र कर लो। उगम राज का प्रश्न आता है, राव रिडमल, ये नीलगिरी, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, सीधे सीधे पेपर में आता है, बताओ क्या है? अब वहां दे देंगे कि ये तमाशे हैं, कि शेखावाटी ख्याल है, कि कुचामनी ख्याल है। तब तुम थोड़े से अगर अलर्ट रहे तब मामला सेट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अजय कह रहा है बिल्कुल अजय, ये बिल्कुल सही कहा कि पुरुष है वो डाकी आदमी स्त्रियों की वेशभूषा पहन लेता है और स्त्रियों को बारी तक नहीं आने देवे, और ये पुरुषों द्वारा मंचन किया जाता है। इसमें स्त्री पात्र भी पुरुष निभाता है। तो सीधी सी बात है, डाकी आदमी आगे और क्या चाहिए? स्त्री का नाम लिया कहीं नहीं, तो स्त्रियों के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो नाटक बनना होगा तो बन जाएगा, उसमें पुरुष ही बन जाएगा। और राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती है? तीज के त्योहार के अवसर पर, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। लहर बांध की ओढ़नी, बेचारी महिला कहाँ पगड़ी पहनती है? ठीक है, लहर बांध की ओढ़नी। गुलाबी होती है, गुलाबी पोमचा तो बेटी के जन्म पर, ठीक है, ओके। 7 बार मतलब 7 डेज एंड 9 फेस्टिवल्स, ये कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? अपने राजस्थान। 9 त्योहार 7 बार, तीज त्योहार बावड़ी, लेडूबी गणगौर। कई बार कहते हैं तीज, RS प्री में पूछा था एक बार, तीज त्योहार बावड़ी। ये RS मत किया करो मेरे सामने, RS प्री में तो मिला देता हूँ 150 में से 120 क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ दूसरी प्रतिष्ठित कोचिंग है, 2-2 3-3 दिन किताबें खंगालती है, कहाँ से क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन है। तो RS का वो ठीक है, कितना भी कठिन लेवल होगा तो भी अपन क्वेश्चन मिलाए थे। तीज त्योहार बावड़ी, लेडूबी गणगौर। और थोड़ा स्टूडियो में 18-18 घंटे अकेले रहता हूँ भाई, सारे दिन पढ़ना पड़ना, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही है खुद पे, क्योंकि उस लेवल की मेहनत भी करते हैं बच्चों के लिए। तीज त्योहार बावड़ी का मतलब भैया छोटा है ना, तीज, तीज त्योहार बावड़ी, लेडूबी गणगौर। गणगौर मतलब चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति होती है। राजस्थान में त्योहार समाप्त होते हैं और शुरुआत होती है छोटी तीज से, श्रावण शुक्ल तृतीया को। आई बात समझ में? पटवारी में कितने मिलोगे? पटवारी मिला देंगे 150 में से 125 से 130। चिंता मत करो, इतना डिटेल में पढ़ा है ऐप के अंदर, जाके देखो पूरे साल कितनी मेहनत की है। माइंड में आपके साथ पढ़ने वाला बच्चा तो टॉप करेगा। 3700 प्लस पोस्ट में 3700 सिलेक्शन अपने होंगे, चिंता क्यों करते हो? हर एक बच्चा पढ़ के गया, चाहे ऐप हो चाहे यूट्यूब हो। पूरे एक साल से सच बताना तुम लोग, पटवारी के लिए मेरे जितना किसने पढ़ाया क्या? सीटी में मेरे जितना किसने पढ़ाया क्या? पटवारियों के लिए मैराथन किसने लगाई क्या? सारी मैं करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए। आगे मैं सब एग्जाम में करूँगा, सब इंस्पेक्टर में करूँगा, चिंता क्यों करते हो? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से मजा आ जाए तो मेहनत करते हैं तुम। बस तुम देखते जाओ, जलवा देखते जाओ, पढ़ते जाओ। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में महिलाओं के द्वारा दांत के बीच सोने की कील रखने को क्या कहते हैं? दांत के बीच में सोने की कील रखने को क्या कहते हैं, बताओ। और उससे पहले आया था जो लेप है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कील 2 अक्षर का कील है। अब इसका तो आंसर दे दोगे या इसमें भी गूगल करना पड़ेगा तुम लोगों को? अच्छा, एक बच्चा कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन मेरे को सरल लग रहे हैं सर। तुम रुक जाओ, अभी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन आने दो, RPSC का कठिन कर लो, डिप्टी जेलर वाला आने दो, क्लास के एंड में आएगा।
तो वो लेवल तुम्हारे पटवारी में रहने वाला है, वही लेवल तुम्हारे सब इंस्पेक्टर में रहने वाला है। हाँ, लैब असिस्टेंट और रीड का मैं नहीं कहूंगा, उसमें लेवल थोड़ा सा नीचा रहेगा, लेकिन मीडियम या उससे ऊपर ही रहेगा। मीडियम से टफ की ओर रहेगा सब इंस्पेक्टर, और पटवारी, पटवारी में फिर भी थोड़ा कम, सब इंस्पेक्टर में हाई रहेगा। उसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है, आप में भी क्लासेज रेगुलर आ रही है आप लोगों के, पढ़ो तुम, चिंता मत करो। तो ये चूप हो गया जिसके बारे में हमने बात की थी। नमना, ये जो है वो आभूषण जो है, वारी, वारी है तो नाक, बोर तो है तो आपका सिर का आभूषण। दाम लागत से, अर्शी, छल्ला, दामना, ये हाथ के पंजे का है, हाथ के पंजे का आभूषण, हाथ के पंजे का जो आभूषण है वो आपका दामना है। अर्शी है, छल्ला है, इनके अंदर और भी है, जैसे हम बात करें, एक है आपका अर्शी है, छल्ला है, दामना है, ठीक है, ये भी इसी की है। राजस्थान में कौन सी देवी है, या राजस्थान में सांझी है, वो किस देवी का अवतार है? राजस्थान में देवी सांझी, देवी सांझी को किसका अवतार माना जाता है? उषा, सीता, पार्वती, लक्ष्मी। तो यह माता पार्वती को हम कहेंगे सांझी का अवतार माना जाता है। सांझी मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर में, केले पत्ते की सांझी नाथ द्वारा के अंदर, याद रखना, ठीक है। पुष्कर मेले का आयोजन आपके अजमेर में किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला आपका जो है आपका जोधपुर में हो गया, और मयूर ध्वजगढ़, और सीधी सी बातें हैं इसके संबंध में, निर्माण जोधा के द्वारा, नींव है वो करणी माता ने रखी थी, इसकी नींव है वो आपका करणी माता ने रखी थी, क्योंकि चिड़ियानाथ जी ने आशीर्वाद नहीं, श्राप दे दिया था, गुरु को कभी सताना नहीं चाहिए था। तो दूध जब बनवा रहे थे तब चिड़ियानाथ जी को कहा कि हट जाओ यहाँ से, हम यहाँ किला बनाएंगे चिड़ियानाथ, चिड़िया टोक की जो पहाड़ी है उसके ऊपर। तो गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, इसे मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, इंडिया के मैप के जैसा आकार वाला किला, इंडिया के मैप जैसा आकार, ऊपर से देखने पर ऐसा फील आता है। किला, शंभू बाण, गजन खा, कई सारी तोपें इसमें, नुसरत, कड़क बिजली, कई सारी तोपें इसमें रखी गई है। 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना। अगला देखो, राजस्थान के किस शहर में आपका जूनागढ़ किला स्थित है? जूनागढ़ किले की बात करें तो बीकानेर का जूनागढ़ किला। अब बीकानेर के इस जूनागढ़ किले की बात करें तो ये आपका जूनागढ़ किला 1489 से लेकर के 1493 के बीच में, नहीं जूनागढ़ किला उसमें जोधपुर इसमें 1589 से 1593 जो आपका जूनागढ़ बीकानेर की बीका की गढ़ी पर बनाया गया था। तो इसको करमचंद की देख रेख में इसको बनाया गया था उस समय, बीका की गढ़ी के ऊपर। तो बीकानेर का किला जूनागढ़। अब हम बात करें तो एक प्रश्न है, जूनागढ़ जमीन का जेवर, राती घाटी, राती घाटी का किला जमीन का जेवर इसको कहते हैं, जमीन का जेवर। राती घाटी चूंकि बीकानेर का नाम है इस वजह से इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं। बीकानेर के नाम पर जमीन का जेवर हो गया, राती घाटी का किला हो गया, और ये आपका लाल पत्थरों से निर्मित है, और इस वजह से इसको हम लालगढ़ भी कहेंगे। लालगढ़ है क्योंकि लाल पत्थरों से निर्माण किया गया है इसका, लाल पत्थरों से निर्माण। अब ये इसका निर्माण किसने करवाया था सर? 1589 से 1593 में बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे राय सिंह, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने, इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे करमचंद, करमचंद की देख रेख में इसका निर्माण करवाया था। और पुराना जो बीका की गढ़ी जो कि 1488 में बना था ना, उसके जगह बनाया गया था। बीका की जो बीकानेर नगर की स्थापना की थी उस समय की बात है, स्थापना के समय, नगर स्थापना के समय जो बीका की गढ़ी की बनाई गई थी, पुराना जो किला था उस पर, है ना, ये ध्यान रखना, उस पर नया दुर्ग बनाया गया। तो इसलिए जो पुराने के ऊपर बनाए गए इस वजह से उसको जूनागढ़ कहा गया। और राजस्थान के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर पुराने को हम कहते हैं जूना, तो जूनागढ़ ये हो गया, पुराने के ऊपर बनाया गया था। कब बनाया गया था, किसने बनाया था, इसके उपनाम जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं इसी दुर्ग के संबंध में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ओके राहुल, तुम्हारा बर्थडे है तो धन्यवाद तुम्हें, हैप्पी बर्थडे। लेकिन मेरा हैप्पी बर्थडे मुझे खुद को नहीं पता कब आता है। आ गया जो बचपन से आज तक तो किसी ने मनाया नहीं, और अब बड़े हो गए तो मनाने का टाइम नहीं है। उस तिथि का चयन कीजिए, उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गया था। बीकानेर की बात हो रही है ना, जो भी 4 रियासतें जो शामिल हुई थी इसके अंदर, कौन से के अंदर, 7 अप्रैल को या 8 अप्रैल, कौन सी तारीख को ये उसमें शामिल हुई थी? ये 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1949, जब हीरालाल जी शास्त्री है वो मुख्यमंत्री बने थे, 7 अप्रैल 1949। देखो 7 अप्रैल की 2 डेट दी है, 1948 भी दे रखी है, एक 49 भी दे रखी है, तो आपको क्या लिखनी है? 1949, इसके अंदर ऑप्शन है वो ए राइट है। तो ऐसे थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखो। बीकानेर, हालांकि बीकानेर ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन शामिल होने वाली रियासतों में भी प्रथम रियासत थी, ठीक है, याद रखना। इसने ही सबसे पहले हामी भरी थी। किस वर्ष जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ? देखो जयपुर प्रजामंडल का गठन भी होता है, पुनर्गठन भी होता है। सबसे पहले कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में यहाँ पर 1931 के अंदर होता है, और कपूरचंद पाटनी ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, राजस्थान का भाई, राजस्थान का फर्स्ट प्रजामंडल। मेरी चिंता मत करना, 12 घंटे बाद भी ऐसे ही दौड़ूंगा, चिंता मत करना। अभी तो 6 घंटे, 6 घंटे में 1 घंटे में से 30 क्वेश्चन कराए डिटेल व्याख्या के साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि हर क्वेश्चन की व्याख्या तो लिखनी पड़ेगी, तो टाइम तो लगता है। हाँ जी, अभी 300 क्वेश्चन और करा देंगे 6 घंटे में, 50 क्वेश्चन पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। ओके, मामला गणित बराबर है अपना। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी, और यहाँ हम बात करेंगे इसी प्रजामंडल ने आपका 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर राज्य के साथ में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, वो भी याद कर लीजिएगा।
ये किसके नेतृत्व में? यहाँ पर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल जी शास्त्री के प्रजामंडल है वो शांति बनाए रखें। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है। और इसी समय आजाद मोर्चा भी बना था, ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में सितंबर 1942 में आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा भी इसी समय बना था। एक ने तो फिर हामी भर ली कि हम इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति रखेंगे, लेकिन कुछ लोग इससे अलग हो गए। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में 14-15 सितंबर 1942, 14-15 सितंबर 1942 बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। ये आजाद मोर्चा इनसे अलग हुआ था, ठीक है, अलग होकर के, है ना, ये विरोधी थे, थोड़ा याद रखना। और ये जो है, अरे फोर्थ ग्रेड का लेवल में जैसा पशु परिचर का लेवल है वैसे फोर्थ ग्रेड का लेवल रहेगा। फोर्थ ग्रेड में तो कहता हूँ नौकरी लग जाओ, आशीर्वाद है बस। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नौकरी मैं लगाऊंगा, चिंता क्यों करते हो, 50,000 सीट है। तो ये तो शांत हो गए थे, उन्होंने बगावत कर ली थी। ये सब जयपुर प्रजामंडल के समय में 1936 में वापस पुनर्गठन होता है, जो कि मैं आगे सारणी में तुम्हें बता दूंगा। महाराणा प्रताप जी ने राजा के रूप में राजगद्दी कम संभाली थी, तो महाराणा प्रताप जी का जो राज्यारोहण है वो इसके संबंध में है 28 फरवरी सारी डेट दे रखी है, 28 फरवरी सारी डेट रखी है 1572, 28 फरवरी 1572 राजगद्दी संभाली थी। और 24 वर्षों का इनका जो है यहाँ पर राज रहा, 25 साल तक। मतलब ये आप लोगों को मेवाड़ के जगमाल की जगह, है ना, बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जगमाल की जगह, और चावंड को राजधानी बनाया था, ठीक है। और चावंड इनकी उम्र भर राजधानी रही थी, चावंड राजधानी। तो कई बार प्रश्न आता भी है परीक्षा के अंदर कि चावंड इनकी राजधानी कब से कब तक रही थी, ठीक है, ओके। हाँ, 72 से 97, तो ये टोटल जो टाइम हो गया आपका 25 साल का लगभग हो गया, 1597 तक, जनवरी 1597। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए। राजस्थान के लोक मंच का मतलब है लोक नाट्य की बात कर रहा है, लोक नाट्य की बात कर रहा है, तो स्वांग है, भवई तो लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य में भी आता है, तो दोनों ही है आपका। जैसे स्वांग है लोक नाट्य, देखो लोक रंगमंच की बात हो रही है, रंगमंच मतलब जो थिएटर कला की तरह हो, हालांकि दोनों ही लोक नाट्यों के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है लोक नृत्य लोक नाट्य, संगीत टॉपिक में इसको पढ़ते हैं तो भवई इससे ज्यादा सुटेबल रहेगा। डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का कितने मुख्य समूह में विभाजन किया है? राजस्थानी बोलियां, उन्होंने कौन कौन सी राजस्थानी बोलियां बताई? अब ये प्रश्न क्या है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों के यहाँ पर 5 वर्गीकरण बताए, पश्चिमी दक्षिणी, एक तो पश्चिमी है वेस्टर्न, और एक आपकी साउथ वाली होगी, और एक आपकी उत्तर पूर्व और एक मध्य पूर्व, उत्तर पूर्व और एक आपकी मध्य पूर्व, उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। तो इस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, मध्य पूर्व हो गया, दक्षिणी राजस्थानी हो गया और पश्चिमी राजस्थानी हो गया। ये प्रकार हो गए 5 प्रकार, वापस से बता देते हैं। एक तो आपका पश्चिमी हो गया, एक आपका दक्षिणी हो गया, एक आपका दक्षिणी पूर्वी हो गया, फिर आगे चले तो आपका मध्य पूर्व हो गया, 5 पे उत्तर पूर्व हो गया। यहाँ पर तो 4 बैक टू बैक है, 1 2 3 4। अब ये क्या है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा नहीं है इनमें से, उस समय थोड़ा सा हालत खराब होती है, थोड़ा ढंग से देखिएगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं थोड़ा ध्यान रखना। 5 प्रकार है, एक उधर हो गया, बाकी इधर दक्षिण से स्टार्ट होंगे, दक्षिण पूर्व, मध्य पूर्व, उत्तर पूर्व। भाई प्रश्न ये पूछे ना कौन सा है कौन सा नहीं है, उसमें कह देंगे उत्तर पश्चिमी कह देंगे या दक्षिण पश्चिमी कह देंगे, तो वो तो है ही नहीं ऑप्शन में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक जो पुस्तक थी उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले 1912 के अंदर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें 1912 में सबसे पहले अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले वर्गीकरण किया, 5 भागों में इनको बांटा है। राजस्थानी भाषा का विकास जो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा का विकास कौन सी अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है, मतलब दी गई भाषाओं के टूट फूट होकर के राजस्थानी भाषा निकली है, कौन से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का, जैसे वैदिक में सबसे पहले जो चार्ट आता है उसमें आता है वैदिक काल, वैदिक भाषा, और वैदिक भाषा से जैसे आगे जाते हैं तो 2 भाग और इसे हो जाते हैं इसके। वैदिक से एक हो गया आपका पाली और एक लौकिक संस्कृत हो गया, एक हो गई आपकी प्योर लौकिक संस्कृत और एक हो गई आपकी पाली, और इस पाली से ही और अन्य भाषाएं निकलती है, उनको देखिएगा। पाली से जो भाषाएं निकलती है उनकी बात करें, शोरसेनी मागधी महाराष्ट्री, शोरसेनी मागधी महाराष्ट्री, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें शोरसेनी से मतलब है। शोरसेनी को देखिएगा, इसी शोरसेनी से निकलती है गुर्जरी और नागर अपभ्रंश। एक निकलती है आपकी कौन सी, गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, और एक निकलती है आपकी गुर्जरी अपभ्रंश। इस गुर्जरी अपभ्रंश से जो निकलती है वो राजस्थानी निकलती है, राजस्थानी और हिंदी, सीधी सी बात है। इससे जो निकलती है वो निकलती है एक तो आपकी राजस्थानी, इससे 2 भाषा निकलती है, राजस्थानी और एक निकलती है हिंदी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न के अंदर सीधा ध्यान देना है कि वैदिक काल की भाषा से पाली और लौकिक थी, पाली से शोरसेनी, है ना, तो शोरसेनी से जो नागर और गुर्जरी थी, नागर को छोड़ दीजिए, गुर्जरी को पकड़ दीजिए, यहाँ पर अपने राजस्थानी से निकलती है गुर्जरी से, तो गुर्जरी कहां से आई, शोरसेनी से, तो यहाँ आंसर क्या हो गया, शोरसेनी हो गया, आंसर क्या हो गया ए, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ।
अच्छा प्रश्न है। वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता और उसकी विजय युद्ध का वीरता का वर्णन करता है, राजा की वीरता महानता का वर्णन करने वाला काव्य ग्रंथ है, तो वही राष्ट्र साहित्य जो हमने पहले पढ़ा था वही है राष्ट्र साहित्य, वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो आपका रणथंभौर का किला है सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ स्थित है सवाई माधोपुर। अभी आपको कठिन प्रश्नों के इस तरह के वो भी दिखाऊंगा। चौहान शासकों द्वारा गुप्त गंगा भी यहाँ बहती है, गुप्त गंगा बहती है यहाँ पर, और चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चौहान शासकों ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। बात हो रही है आपके त्रिनेत्र गणेश मंदिर वाला रणथंभौर किले की बात हो रही है। तो और लिखिएगा, शिव मंदिर भी है यहाँ पर, एक गणेश मंदिर के पास में शिव मंदिर भी है। ऐसा कहते हैं कि हमीर ने अपना सिर चढ़ाया था यहाँ पर। अब ये किंवदंती है, याद रखिएगा, ठीक है। भानगढ़ का अलवर जो है ये भूतिया किला है। ये क्या हो गया? अरे अलवर का है, भूतिया किला है, पर्यटन की दृष्टि से भी है और कहते हैं कि यहाँ भूत बहुत रहते हैं, पता नहीं कितने रहते हैं। कुंभलगढ़ का किला जो है आपकी राजसमंद के अंदर भी। कुंभलगढ़ किले के संबंध में अभी प्रश्न आया था कि कुंभलगढ़ का किला जिसके ऊंचे भाग पर तो राजप्रसाद दुर्ग बने हुए हैं और नीचे भाग में तालाब वगैरह, तो ऊंचे भाग में दुर्ग बने हुए हैं और नीचे भाग में तालाब वगैरह, ऐसा दुर्ग कौन सा है? तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका कुंभलगढ़ राजसमंद भानगढ़ अलवर वाला। चलो आगे जैसलमेर वाला है तो वो सोनारगढ़ है, गोल्डन फोर्ट है, सोना सुवर्ण है तो जालोर है। महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ गद्दी संभाली थी कौन से साल में? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के अंतिम महाराणा थे, एकीकरण के समय में का प्रश्न है, हम बात करें अंतिम राजा जो मेवाड़ का था वो भूपाल सिंह था। तो इसने जो गद्दी है वो आपकी कब संभाली थी? 1930 के अंदर, है ना, 1930 के अंदर। बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो है मेवाड़ का विलय भी इसी के समय हुआ। तो यहाँ पर हम कहेंगे सीधा सा मेवाड़ का विलय जो है वो एकीकरण के थर्ड चरण के अंदर और इन्हीं के टाइम में भी हुआ था। यही लास्ट राजा था, अपाहिज राजा था, ठीक है। ये कैसा था? विकलांग, अपाहिज। आगे देखो, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अंदर एक तारा किस घराने से संबंधित है? तो एक तारा है, तार है, तो ये आपके तत्वाद्य यंत्र, टाटनिया तत्वाद्य यंत्र। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? उदयपुर क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में बमरसिया, कालबेलिया, बवई ढोल। ये आपका बवई लोकनाट्य है जिसे मटका लोक नृत्य कहते हैं। बमरसिया है तो आपके मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाता है। कालबेलिया है तो मारवाड़ क्षेत्र, विशेष रूप से अजमेर, मारवाड़, जोधपुर, ऐसे तो याद करना। और ये ढोल नृत्य है तो आपके जालोर का हो गया। हमेल आभूषण, हंसली, हमेल वगैरह है वो आपके गर्दन में पहने जाते हैं, बता दिया था। भरतपुर में जाट रियासत के संस्थापक कौन है? गुरु जी सीधा सा प्रश्न है, गुरु जी सीधा सा प्रश्न है, मुझे तो आता है, क्या है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें अलग बात लिखी है, इसमें लिखा हुआ चूड़ामन होगा, इसका आंसर क्या होगा? चूड़ामन होगा इसका आंसर। हाँ, सूरजमल जी नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? चूड़ामन होगा। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन के द्वारा की गई थी ना। इसमें सी डी सूरजमल जी नहीं होगा, चूड़ामन होगा, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, गलती मत करना। हाँ जी, सरल प्रश्न देख के ऐसा मत सोचना, सरल नहीं है, चूड़ामन ही है इसका आंसर। 167 में क्या रीचेक करें, वही सही आंसर। सोर्स एंड रेफरेंस सही था बेटा, कोई गलती नहीं है। आगे आ जाओ। महिला संत दयाबाई, दयाबाई है वो आपके चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदासी संप्रदाय आप लोगों को याद रहना चाहिए। चरणदासियों के कितने नियम हैं? 42 नियम, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय, दयाबाई, सैजोबाई, ठीक है, दयाबाई, सैजोबाई, इनके बारे में पहले ही हमने पढ़ा था। दयाबाई और एक थी सैजोबाई, सैजोबाई, ये सभी चरणदास जी की शिष्याएं थी। तो इनके द्वारा सहज प्रकाश लिखा गया था, सहज प्रकाश लिखा गया, ठीक है। और दयाबाई के द्वारा दयाबोध विनय मलिका ग्रंथ लिखा गया। हाँ जी, 167 क्वेश्चन में सोर्स नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझो, आगे बढ़ो। अभी तो आधा टाइम निकला है, 6 घंटे और बाकी है डिटेल में करवाने। अभी 300 साढ़े 300 क्वेश्चन और है, सबको मुझे ऑपरेशन के साथ डिटेल करवाना है। लगभग 50 क्वेश्चन 1 घंटे में। राजस्थान का कौन, इतनी व्याख्या करोगे तो मजा है, नहीं तो बिना व्याख्या से कोई मतलब नहीं है। टिक कर दिया, वो तो लास्ट टाइम में जब ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं तो हो जाता होगा। लेकिन पीवाईक्यू की क्लास तो इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि मेरे सारे क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू वाले रहते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट पीवाईक्यू है। बाकी तुम रामबाण बुक से पढ़ लेना। राजस्थान का कौन सा मंदिर, हाँ ये 2025 के अभी लेटेस्ट के, तो रामबाण में हम कैसे डालें, स्टार्टिंग के RS प्री URO के हमने डाले हैं, बाकी वाले मैंने यूट्यूब पे करवा दिए। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के आपका हवेली रूप का प्रतिनिधित्व करता है? हवेली, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब बताओ आंसर इसका। 6 आवर्स लगातार कौन, 6 घंटे हो गए लगातार, 6 घंटे से कौन क्लास ले रहा है ये बताओ। देखो हवेली मंदिर का जो रूप है यहाँ पर, जो वास्तुकला का हवेली रूप, ये आपके नाथद्वारा के मंदिरों में देखने को मिलता है। नाथद्वारा मंदिर जो श्रीनाथ जी का है, राज सिंह के समय में 1671 72 के अंदर, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय में, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय में निर्मित नाथद्वारा मंदिर आपका राजसमंद का। इनके संबंधित आपको हवेली मंदिर याद रखना। अन्नकूट महोत्सव यहाँ का बड़ा फेमस है, ठीक है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा राजसमंद का फेमस है। यहाँ भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे, है ना, जो कपड़ा लगा रहता है श्री कृष्ण के पीछे, जो कपड़ा लगा रहता है वो पिछवई कहलाता है। पिछवई कला कहाँ की फेमस है? ये यहीं की प्रसिद्ध है, तो पिछवई कला आप लोगों को याद रखनी है भाई। 167 में क्या कह रहे हो बताओ? 167
क्वेश्चन नंबर 167, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? चलो कोई नहीं, ओके तुम लोग स्मार्ट हो, अच्छी बात है, बता दिया करो ना कि हाँ सर उसने आपने गलत पढ़ लिया था। 12 घंटे की क्लास है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे पता है इस क्लास में अरे सर गलत करा दिया, तो लिखा तो जो वो देखो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर है वो आपका नागर गुर्जरी, गुर्जरी होगा शोरशनी है, गुर्जरी है, नागर है, शोरशनी है। यहाँ पर जो मागधी है ना उससे नहीं होगा, डी ऑप्शन, मागधी नहीं है इसमें। बाकी इसी से आया, नागर गुर्जरी से, नागर हो गया, ये हो गया, शोरशनी हो गया, मागधी महाराष्ट्र नहीं है तो मागधी नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, जस्ट चिल, इट इज ओके, ठीक है। हाँ तो डी होगा, इट्स ओके, डायग्राम तो सही लिखा है ना, ओके तो फिर तुम कर लो सही, सीधी सी बात है गुरुजी, हो जाता है। 12 घंटे क्लास में हमसे तो 1 घंटा 2 घंटा भी लगातार नहीं पढ़ा जाता। आप 12 घंटे लगातार एकाग्रता के साथ खड़े रहना, बोलना, बिना खाए पिए, पानी तो मैं खैर पी लेता हूँ लेकिन बिना खाए खड़ा रहता हूँ, नॉन स्टॉप एकाग्रता, थोड़ा तो तुम लोग ध्यान रखो। क्या कहोगे? ठीक है भाई, ओके ठीक है। वैसे छोटी छोटी हो जाता है कई बार, वापस से मैप में देख लिया करो, मैंने मैप बनाया है पास में। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 177। इट इज ए कॉमन ह्यूमन मिस्टेक, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ठीक है, नो प्रॉब्लम ना, हाँ हो जाता है, ठीक, इट्स ओके। 3 घंटे के पेपर में बच्चे नींद देते हैं, मैं 12 घंटे में नींद तो नहीं ले रहा हूँ। चलो 3 घंटे में बैठने में जोर आता है कि सर एग्जाम हॉल में कैसे बैठेंगे, मात्र 5-10% ही बच्चे सही से कर पाते हैं। कैला देवी को किसका अवतार माना गया है? तो ये कैला देवी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सर्वज्ञ, हालांकि माता अंजना का रूप है वो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो ये अंजना माता होगा, हनुमान जी की माता अंजना माता। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में है वो आपके महालक्ष्मी का अवतार है। तो फिर से कह रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम में भी बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना। कैला देवी है वो माता लक्ष्मी का, यादव वंश की कुल देवी, हम कैला देवी के बारे में कहेंगे, यादव वंश की कुल देवी। कृपया हमें रोबोट ना समझे, ठीक है, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन ये नहीं कि मदन सर तो सुपरमैन है, हूँ सुपरमैन की तरह पढ़ाता हूँ, लेकिन आई एम नॉट सुपरमैन, कई बार एक मिस्टेक हो जाती है जिसको मैं सुधार कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। देसी घी में और डालडा घी में अंतर होता है भाई, मेरे से एक बच्चा कह रहा है कि उन सर ने आपके साथ क्लास लगानी चाहिए, अच्छी बात है ना भाई। देखो टीचर सभी अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चे उनके साथ पढ़ेंगे, मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं तो कहता हूँ सबसे पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। पर मैंने जो मेहनत की है ना, ये 12 घंटे वाली, ये देसी घी है, ये देसी घी है। और ऐसे ही पीवाईक्यू के नाम पे 1-2 दिन में क्लास तैयार नहीं होती, पूरा 25 दिन लगे तब माइंड में आपकी क्लास 10 दिन में 1 मिलियन जाती है। वो देसी घी होता है, वो सबको पता है। अब सब अपने अपने कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, तो चलते रहो चलते रहो, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, आगे बढ़ो ना, दुर्गा नहीं लक्ष्मी होगा बेटा यहाँ पर। ओके ठीक है, ओके। मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं देखता, मैं तो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ा हूँ। लोगों ने एक एक 5-5 7-7 साल में 1 मिलियन या 5 लाख किए होंगे, भगवान के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक ही साल में 1 मिलियन कर लिया, अगले 6 महीने में जिन्होंने 5 साल में 1 मिलियन किए उनसे आगे निकल जाऊंगा, सिर्फ 1-1.5 साल में, और उनको 5-7 साल लगे। तो अंतर तो पता ही है ना, देसी घी और डालडा घी में अंतर होता है, डालडा घी खाओगे पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो समझदार हो तुम, समझदार को इशारे काफी। आ जाओ सभी साथी, फटाफट आ जाओ इधर, ठीक है। देसी घी खाना हमेशा, डालडा के बिना चला लेना, लेकिन सूखी रोटी खा लेना, लेकिन डालडा मत खाना। यहाँ हम बात करें त्रिकुट पर्वत पर है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को नरकासुर राक्षस का इन्होंने वध किया था, ठीक है, एक कथा में मिलता है, नरकासुर राक्षस का वध किया था, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? तो चूहे हैं जिन्हें काबा कहते हैं, और ये आपका करणी माता मंदिर देशनोक में, ये काबा कहलाते हैं। काबा ये आपके क्या हो गए, चूहों को काबा कहते हैं। और चारण जाति विशेष रूप से मानती है इनको, चारण जाति के लोग पुजारी होते हैं। एक चिरजा प्रश्न आता है कई बार परीक्षा के अंदर कि बताओ चिरजा क्या है भाई। अब ये प्रश्न बड़ा प्यारा है कि बताओ चिरजा क्या है। चिरजा क्या है कि स्तुति या माता के भजन होते हैं, स्तुति या इन्हें हम गीत कहेंगे, करणी माता के भजन है। एक तो होती है घड़ऊ और एक होती है सिंजऊ, एक होती है आपकी घड़ऊ और एक होती है आपकी सिंजऊ। 2 प्रकार की चिरजाएं होती हैं। घड़ऊ का मतलब धड़ धड़ाधड़ घड़घड़ाकर जब मुसीबत आती है अपने ऊपर, तब हम ये माता से पुकार करते हैं, तो ये मुसीबत के समय में गाई जाती है ना, मुसीबत की आराधना है, मुसीबत के समय इसकी आराधना की जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। और सिंजऊ का मतलब है शांति के टाइम में ना, शांति के समय, तो शांति के समय में ये हो, दोनों में अंतर है ना। स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह ने ये एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। कोचिंग जगत में अगर हमने हाथ मिला लिया ना दूसरों के साथ में, मैं किसी के साथ उठ बैठ नहीं करता, कारण ये है, तो मंत्र देख लो, यूट्यूब पे ऐड नहीं आती, अफोर्डेबल फीस में कोर्स देता हूँ, 90% प्रूफ देता हूँ। अब मेरी तरह मैं अकेला ही हूँ, तो फिर मैं किसी से साथ क्यों उठूँ बैठूँ, है ना। ये बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हम दूसरे कोचिंग वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के चला ना बेटा, सब एक खाली के चट्टे बट्टे होंगे, वहाँ मदन सर उनके साथ नहीं बैठेंगे कभी भी, ठीक है। मेरी रफ्तार अलग है, मेरे उद्देश्य अलग है, तो तुम लोग भी समझो इस हकीकत को क्या चीज़ है। लोग यूट्यूब के पैसे तक नहीं छोड़ते, मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, अब बताओ कोई ऐड बंद करता है क्या? तो तुम लोग समझ जाओ इस बात को, सिवाय किसी की भक्ति के या कुछ करने के, अपने को एक ही मतलब है, जहाँ से कंटेंट मिले। मैं रोकता किसी को नहीं हूँ, जहाँ मन हो पढ़ो। तो आपका यहाँ याद रखना, ये आपका करणी माता के संबंध में जो सफेद चूहे हैं। और राजा बख्तावर सिंह ने इस मंदिर के, अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने यहाँ पर मंदिर के किवाड़ बनवाए थे। अलवर के राजा बख्तावर सिंह का भी नाम आता है, अलवर राजा बख्तावर सिंह। तो यहाँ पर क्या बनवाए थे,
दरवाजे बनवाए थे मंदिर, माता के मंदिर के दरवाजे बख्तावर सिंह के द्वारा बनवाए थे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेलीग्राम पे जाओ तो सही यार, तुम लोग यार क्या करते हो। ठीक है, लच्छी राम किस लोक नाटक से संबंधित है? फिर से वापस से क्वेश्चन आ गया लच्छी राम जी वाला, आपकी कुचामनी ख्याल वाला। बात आई है, चलो कर ही देता हूँ। होड़ तो कर लोगे, लेकिन 12 घंटे खड़ा रहने का स्टेमिना कहाँ से लाओगे? 12 घंटे 7-7 दिन में, 10-10 दिन में, ज्यादा अगर मेरी होड़ की तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, ये हकीकत है। इसलिए लोग मैराथन थंबनेल पे लिख तो देते हैं कि 12 घंटे 25 के पेपर व्यूज आ जाते हैं, लेकिन बच्चा भी जानता है कि वहां पर दूसरी जगह और जगह पे देख लो, क्योंकि व्यूज आने के लिए तो हर कोई कॉपी कर लेगा। 12 घंटे खड़ा रहने का जिगरा दम, वो भी 10-10 दिन के गैप से, बैक टू बैक, उसके लिए तो दम चाहिए। जो बच्चों से सच्चा प्यार करेगा वही कर पाएगा, है ना। माँ जैसा प्यार करती है ना, वैसा जो शिक्षक सच्चा प्यार करेगा वो तुम्हारे लिए लिमिट क्रॉस करके मेहनत करेगा। ये अंतर तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये एक पीवाईक्यू की क्लास 12 घंटे की हिस्ट्री कल्चर की देख लो, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है इधर उधर थंबनेल को पीछा करने की, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैंने सारे ले लिए, इसके अलावा कहाँ है? 45 पेपर तो किसी ने नहीं करवाए होंगे। ओके, लच्छी राम जी की बात करें तो ये कुचामनी ख्याल से संबंधित है, और कुचामनी ख्याल को हमने अच्छे से देख लिया है। यहाँ पर देखिएगा भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना है आपके चूड़ामन के द्वारा की गई थी, ये भी आपको इसके साथ याद करना है। और जोधपुर शहर की स्थापना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके राव जोधा के द्वारा, जो 12 मई 1459 को 12 मई 1459 को इसकी स्थापना की गई थी। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए, जिसे कवि बांधव के नाम से ये उपाधि पूछी गई है इनकी, कवि बांधव के नाम से, बहुत प्यारी उपाधि है इनकी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कवि बांधव जो उपाधि है विग्रहराज की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि बांधव इनको कहते हैं, बिसल देव इनको कहते हैं। चौहानों का गोल्डन टाइम इनका टाइम कहलाता है, चौहानों का स्वर्ण काल इनका टाइम कहलाता है। और लिखिएगा इनके संबंध में, दरबारी विद्वान सोमेश्वर ने ललित विग्रहराज लिखा, और दिल्ली शिवालिक अभिलेख लिखवाया इनके द्वारा, दिल्ली शिवालिक लेख लिखवाया। ये आपके हो जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ। अर्णोराज तानाजी अजय राज 1113 में अजमेर नगर की स्थापना 1100, अजय मेरू नगर कहेंगे सबसे पहले, अजय मेरू नगर की स्थापना सबसे पहले। ठीक है, ओके। पृथ्वीराज तृतीय तो लास्ट टाइम में 1178 ईस्वी में। ठीक है, और सब ले आऊंगा, चिंता मत करो, मेरे जितने पीवाईक्यू एक क्लास के अंदर कलेक्ट करके मैं कहीं नहीं मिलेगी आपको, सब ले आऊंगा। तो उस क्लास का वेट करना, तब तक रिवीजन करते रहो, और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ओके। हरिकेली नाटक ही नहीं कही है, ठीक है, हरिकेली नाटक का लेखक, तो ये आप लोगों को हरिकेली नाटक याद रखना है। ललित विग्रहराज है तो उसका लेखक सोमदेव है, नरपति नाल विशल देव रासो उसके द्वारा लिखा गया, दो अलग है। हरिकेली इसका है राजा का। फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है, इनके संबंध में हमने बात कर ली। 2006 में इनको पद्मश्री मिलता है, 2006 में पद्मश्री मिलता है। बड़ी ठणी है वो राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हो गया? किशनगढ़ की चित्र शैली से संबंधित हो गया है। ठीक है, बड़ी ठणी हम भगवान की बात करें, निहाल चंद ने जो बनाया था चित्र, और राधा के रूप में इसका चित्रण किया गया था। राजस्थान के किस इतिहासकार और पुरातत्ववेदा ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल प्रहरी के 2025 में पूछा गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ का नाम क्या है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला इनका है, और ये गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा है, इतिहासकार जीएच ओझा, जिनका जन्म है रोइडा गांव शिरोई के अंदर होता है। कहां पर होता है? रोइडा गांव शिरोई के अंदर। बहुत बड़े साहित्यकार रहे। करमचंद्र इनकी एक और रचना है। राजपूताने का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, राजपूताने का इतिहास भी इनके द्वारा लिखा गया, और एनल एंड एंटिक्विटीज का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड की रचना है जो एनल्स है, उसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो लिखो आपका नेक्स्ट लिखिएगा, टॉड की रचना, एनल्स का एनल्स अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में अनुवाद, एनल्स का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वो अपने गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा के द्वारा किया गया। राजस्थान का ग्रीबन इनको कहा गया है। ठीक है, उपाधि भी लिख लो, राजस्थान का ग्रीबन, विदेशी के नाम पर इनको उपाधि, उनसे तुलना, राजस्थान का ग्रीबन कहा गया। टॉड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। प्राचीन भारतीय जो लिपिमाला ग्रंथ है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की रचना। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिपिमाला ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया, बार बार एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते हैं? तो आपके रामदेव जी हो गए। ये फैक्ट मैंने आपको सारे लिखवा दिए थे रामदेव जी के संबंध में सब कुछ। देखो, इनकी माता का नाम मैंने लिखवा नहीं था पिछले वाले में, माता लिखवा देता हूँ, पिता लिखवा देता हूँ, बहनों के नाम लिखवा देता हूँ, और इनके साथ साथ हम बात करें तो लिखिएगा इनके संबंध में, माता मेणा दे, माता मेणा दे, पिता का नाम अजमल जी, अजमल जी हैं। बहनें हैं वो डाली बाई, सुगना बाई है, डाली बाई है, सुगना बाई है, सुगना बाई, डाली बाई, डाली बाई मेघवाल जाति की थी और इनकी परम शिष्या थी। तो ये मुंह बोली मैंने कहा धर्म की बहन डाली बाई, सुगना बाई, लाछा बाई भी नाम मिलता है, एक लाछा बाई है। लाछा गुजरी है तो वो तेजा जी ने गायों की रक्षा की थी उस समय की बात है। लाछा गुजरी के गायों की रक्षा किसने की? तो तेजा जी ने की थी। लाछा बाई है तो इनकी जो है बहन है रामदेव जी की। रानी नेतलरा भरतार, तो रानी का नाम, पत्नी का नाम मिलता है नेतल। नेतल अपाइज थे, रामदेव जी ने उनको चंगा कर दिया। ठीक है, रानी नेतल दे, ये सब याद करो। इसके साथ साथ ये तो परीक्षा में आने वाले सारे मैंने लिख दवा। एक आता है कि बाबा का पर्चा, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया हुआ ना, बाबा की बीज जो है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है,
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस पर मेला भी लगता है। बाबा का जो जन्म है वो इस अवसर पर, और 11 को देवलोक गमन होता है। राम सरोवर की पाल पर इन्होंने समाधि ली थी। और बाबा ने अपने जीवन में जो पर्चे दिए थे ना, पर्चा, एक तो पर्ची के बारे में पढ़ा था। पर्ची तो संतों के चमत्कार थे, लेकिन पर्चा है वो बाबा का क्या है, चमत्कार। जो इन्होंने चमत्कार दिखाए थे वो पर्चा कहलाते हैं। बाकी इनके जीवन के संबंधित फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वापस से एग्जाम में आने लायक है, ध्यान दीजिएगा। उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, जो लेटेस्ट जो है इशू से संबंधित है। हाँ जी, और उसमें कविता भी हो, उसमें संगीत भी हो, गीत भी हो और नृत्य, इन सब का सुंदर समावेश हो। ये जयपुरी ख्याल की विशेषता है। किसकी हो रही है? जयपुरी ख्याल की विशेषता हो रही है, ध्यान रखना। याद रखना इसको, जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, आज फटाफट, कोई आलस मत करो किसी प्रकार का। मुझे पता है तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई शाम होते होते, पर एक होता है ना थोड़ा सा वो एक भाई मन में उत्साह होता है कि भाई गजब की क्लास आप लोगों के लिए लगाई जा रही है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बात है भाई, धन्यवाद। 100 सुनार की, 1 लोहार की, बढ़िया वाली क्लास। जयपुरी ख्याल के संबंध में लिखिएगा। सबसे पहले, स्त्रियों के सभी पात्र हैं वो स्त्रियां निभाती हैं, ध्यान रखना। स्त्री पात्र की भूमिका, अब परीक्षा में ऑप्शन दिया जाएगा कि बताओ ये पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है क्या? नहीं, स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री द्वारा, यह याद करो। और इसके साथ साथ जयपुरी ख्याल के संबंध में लिखो, गुणीजन खाने के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। गुणीजन खाने के कलाकार शामिल होते हैं इसके अंदर। कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी जा रही है, जो आज के टाइम में आरपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड आता है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आप लोगों को। हम बात करें जयपुरी ख्याल के कुछ प्रकार हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो जयपुरी ख्याल के कुछ प्रकारों की बात करते हैं। जयपुरी ख्याल के कुछ प्रकार है, जैसे इसके अंदर लिखिएगा आपका जोगी जोगण कान गुजरी, जोगी जोगण है, कान गुजरी, मियाँ जुटन, ये भी मैंने आपको लिखा है, मियाँ बीवी और रसीली तंबोलन, मियाँ बीवी रसीली तंबोलन। लो भाई, रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन। अब ये क्या है कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि जोगी जोगण कान गुजरी मियाँ बीवी। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका प्रकार है, तो आप कहोगे जयपुरी ख्याल के प्रकार है। सीधे आंसर दो, स्त्रियों की भूमिका इसमें स्त्रियां निभाती है। वो आपके ऐसे शेखावाटी वाले की तरह वैसे नहीं है भाई, ठीक है। ओके, चलो बढ़िया, आगे देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। भारत उत्सव करंट का है, कल्चर से संबंधित है, सीधा सीधा पूछ लिया गया। और ये जो है आपके जानकीलाल जी भांड है, आप सबको पता है, पद्मश्री जानकीलाल जी भांड 2025 के अंदर स्वांग रचने वाले कलाकार। ठीक है, नारों का स्वांग लिख लो, एक और फेमस है, नारों का स्वांग। नारों का जो स्वांग है वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का, मांडल भीलवाड़ा का नारों का स्वांग। और ये है आपके जानकीलाल जी भांड। अब मांगीलाल जी मिस्त्री की बात करें, आगे कावड़ से संबंधित कलाकार का क्वेश्चन आएगा। गोपी किशन भट्ट वगैरह बता दिए थे मैंने पीछे, तमाशे के कलाकार। और लच्छी राम जी की बात की तो आपने कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, बताया कि नहीं बताया? ओके, आगे बढ़ो। फड़ चित्रकला, जो फड़ चित्रकार है, जो हम श्रीलाल जोशी की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित हो जाते हैं, श्रीलाल जोशी हो जाते हैं। फिर आगे निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर। अब देखो तुम्हें सीधा सा आंसर सामने मिला क्वेश्चन के अंदर ही कि वंश भास्कर के अंदर कितने खंड है? 4 खंड है। तो ये सीधा सा डाटा याद रखिए, दिमाग के अंदर सेट करो इस मैटर को कि भाई बूंदी के जो इतिहास को लिखा था, बूंदी के राम सिंह द्वितीय के दरबारी थे ये, बूंदी के राम सिंह सेकंड के दरबारी। और बूंदी राज्य का जो इतिहास इन्होंने लिखा वो वंश भास्कर के अंदर है। सूर्यमल मिश्रण ने जो रचनाएं लिखी है उनके अंदर एक वीर सतसई है, वो 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई रचना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो, 1857 की क्रांति जो है, उस क्रांति के ऊपर जो रचना लिखी गई है वो कौन सी है? कि वो है आपकी वीर सतसई। अब इसके अंदर क्या 700 श्लोक है ना, इसके अंदर कितने हैं? 702 है सतसई। तो इस तरह से आप लोग याद करो भाई, देसी घी है, ये क्लास नहीं है, ये क्लास नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, देसी घी है। डालडा तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल ही रहा है। बहुत मेहनत लगती है बेटा, बहुत मेहनत लगती है। आगे आ जाओ, रातों रात क्लास तैयार नहीं होती है। 1857 की क्रांति के ऊपर हो गया। अन्य रचनाओं के अंदर देखो, डिंगल कोश एक इनके द्वारा लिखा गया, डिंगल कोश, और दूसरा इनके द्वारा लिखा गया बलवंत विलास। वंश समुच्चय भी इन्हीं की रचना है, वंश समुच्चय, जो पीछे नहीं लिखाई थी ना वो लिखवा रहा हूं। इसके अलावा लिखो धातु रूपावली छंद मयूख, धातु रूपावली छंद मयूख। लो जी, कुछ रचनाएं नहीं लिखा दी वापस से, ताकि सूर्यमल मिश्रण का जब भी प्रश्न आए तुम लोग गलत नहीं करोगे इसको। ये डिंगल कोश हो गया, डिंगल कोश सांस नहीं, सांस और छंद इसमें है, डिंगल कोश और वंश समुच्चय, ये 2 नई रचनाएं लिखाई मैंने सूर्यमल मिश्रण की। तो नई चीजें आती लपक लिया करो। तो ये बूंदी के राजा के दरबारी विद्वान थे। मैं कैसे कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ देसी घी बोल के? अरे ना भाई, लोग, तुम लोग हो इतने अच्छे से, इतने क्यूट हो, क्या करूँ मैं तुम लोगों का, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। हैं, चाय मैं को नहीं पीऊँ बेटा, चाय पीऊँ तो 12 घंटा खड़ा थोड़ी होता है। मैं क्लास से पहले या डेली जिम में मिलता हूँ, जहाँ बॉडी को इतना तंदुरुस्त रखता हूँ कि 12 घंटे खड़ा रह जाऊँ। ऐसे यूँ ऐसे उठ के थोड़ी आ जाता हूँ।
इतने बच्चों को संभालना, इतनी बड़ी जो संस्थान हो रही है उसको संभालना, उसके लिए राजा के कंधे मजबूत होने चाहिए। तो भगवान ने जिम्मेदारी दी है, तो भाई इतनी प्रजा की जिम्मेदारी है तो कंधे मजबूत और खूब मेहनत। चलिए, मैं नहीं बना, मुझे तो आप लोगों ने बनाया है, मुझे जिम्मेदारी दी है कि सर आप हमें अच्छे लगते हो और आप पढ़ो, इसलिए हम मेहनत कर रहा हूँ। बाकी मेरी क्या औकात है, क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए पढ़ते हो, बाकी मैं कोई ऋतिक रोशन थोड़ी लगता हूँ तुमको। आगे आ जाओ। एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो ये आपके जनरल कर्नल जेम्स टॉड है, लेकिन अपने को इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कलेक्ट कर लेनी चाहिए। एनल एंड एंटिक्विटीज की बात करें, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ, इसके अंदर एक और रचना है टॉड की, अन्य रचना सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजपूताना, वो भी लिखेगा राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ये इनकी रचना का नाम याद रखिएगा। एक और है, और कर्नल जेम्स टॉड की हम बात करें तो इन्हें कहते हैं हम घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक, और कहेंगे राजस्थान इतिहास के दादा यानी कि पितामह, और जैन गुरु यतिचंद्र इनके गुरु जी का नाम है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, थोड़ा याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, जेम्स प्रिंसेप्स हैं तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अलेक्जेंडर कनिंगम की बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो बनाया गया था 1861 में, उसके जनक हैं। और जेम्स प्रिंसेप्स है तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, अशोक मौर्य के अभिलेखों को फर्स्ट बार पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप्स नहीं पढ़े थे, लॉजिक कर लो बात। चलो बताएंगे, जरूर बताएंगे, है ना। कई सारी नई नई चीजें तुम लोगों को भी सीखने को मिलती है इस क्लास के माध्यम से। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बढ़िया, शाबाश। अब बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। कलर चूज करने में टाइम वेस्ट नहीं करता बेटा, यहाँ पर फिर एक ब्लैक ब्लैक लिखना स्टार्ट कर दिया तो तुम लोग फिर इरिटेट हो जाओगे। तुम्हारी सुविधा के लिए सारे काम करता हूँ। अब सुबह 1 घंटा क्लास मैंने लेट स्टार्ट की, उसके पीछे भी रीजन था कि तुम्हें कंटेंट है वो बढ़िया दे सकूँ, ठीक है, ठीक है। आजू आजू आजू, अरे काहे की शेरनी वाली, इंस्टाग्राम वालों को मत माना करो। इंस्टाग्राम वाले, ये जो सोशल मीडिया वाले होते हैं ना, सोशल मीडिया के डांसर वगैरह, इंस्टाग्राम की रील वाले, मिलियंस में फॉलोअर होंगे, कई सारे होते हैं, नाच गाना करते हैं, वो जितना महीने का कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा मैं यूट्यूब वाले दान कर देता हूँ, नहीं लेता पैसा। ऐसे लोगों से कभी प्रभावित मत होना। वो डांस अच्छा करती है, वो कॉमेडी अच्छा करता है, अरे हो गया, टीचर जीवन बनाता है, ठीक है, वो मनोरंजन, लेकिन सस्ता चीप मनोरंजन कभी भी स्वीकार्य नहीं है समाज में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अंतर है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर है, मुदा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। शिकर के रेवाशा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है? तो ये आपका जीण माता के मंदिर के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। ये जीण माता मंदिर की बात होगी, लेकिन हम जीण माता के संबंध में ऑलरेडी बात कर चुके थे। एक बार फिर से, जीण माता के बचपन का नाम, ये मैंने लिखा था, बचपन का नाम इनका है जयंताबाई। क्या नाम है इनका बचपन का? जयंताबाई, ये ध्यान रखना, जयंतीबाई या जयंताबाई। पिता की बात करें धांधु राय, पिता इनके जो है लिखिएगा धांधु गांव के अंदर, है ना, इनका जन्म होता है। भाई का नाम हर्ष है, पिता लिखिएगा धांधु गांव, ऐसा लिखो एक में, धांधु गांव में जन्म। जीण माता के भाई का नाम है हर्ष था। हर्ष का भी मंदिर पास में ही बना हुआ है, जीण माता यहीं पर आप देखोगे, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा। जीण माता के संबंध में सारे फैक्ट एक बार थोड़े से जो नए हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। इनके अंदर सबसे लंबा गीत वगैरह 2.5 प्याला शराब और बकरे के कान की बलि, ठीक है। 2.5 प्याला शराब इनको भी चढ़ती है, ठीक है, 2.5 प्याला शराब, बकरे के कान की बलि, लो जी, पूरा बकरा नहीं, बकरे के कान की बलि। और एक है कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था? राजा हट्टड़ के द्वारा, राजा हट्टड़। तो कुछ फैक्ट जो रह जाते हैं और सेम क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं वहां लिखवा देता हूँ। 2.5 प्याले शराब हो गया। अब देखो फिर बकरे के कान की बलि, नया फैक्ट है। अब आरपीएससी ऐसे पूछ ले, मंदिर का निर्माण वगैरह, धांधु गांव में जन्म, हर्ष, बचपन में माता पिता का साया उठ गया था, ठीक है, ओके। आजो आजो आजो, अच्छा, धांधु गांव में तुम्हारी बुआ जी की शादी हो रखी है, तुम जानते हो, ओके, ठीक है, धन्यवाद। कई बार होता है ना, लोकल बच्चे मिल जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कई छोटी मोटी चीजें बताते रहते हैं कि सुरसुरा। अच्छा, मैंने बात की थी कि ईंटें जो देवनारायण जी भगवान के हैं वो इधर देवमाली ब्यावर में वहां से ले जाई जाती हैं। फिर मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि देवमाली ब्यावर में जो ईंटें वो नाग पहाड़ से ले जाई जाती है। लॉजिक कर लो बात, अजमेर से। ऐसी चीजें आजकल आरपीएससी एजेंस बोर्ड पूछता है, तो लोकल चीजें और बहुत गहराई से होती है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो सिलेक्शन संभव भी हो जाता है। हालांकि कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जहाँ जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर हो जाए, उसमें 500,000 पोस्ट में, वहाँ थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है। आरएसप्री वगैरह। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर के ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की अगर पेशकश की जाए
तो वो तो भैंसरोडगढ़ में बस जाएंगे, ठीक है, भैंसरोडगढ़, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना, भैंसरोडगढ़ का किला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ किला की मैं जागीर के रूप में अगर मुझे लेना है तो मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाए, इसकी मैं ख्वाहिश करता हूँ। भैंसरोडगढ़ का किला है वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, याद रखें, चंबल और बामनी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ का किला है, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंबल और बामनी नदी के किनारे, चंबल और बामनी नदी के किनारे है। तो ये भी साथ साथ में याद रखो, और लिखो इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं, ये भी लिखो साथ में, ये हो गया राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? इसी भैंसरोडगढ़ के किले को कहते हैं, ये भी लिखो। एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया है ना, अब एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बनाया गया, अकबर की मैगजीन, एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया। अब भैंसा शाह और रोड़ा नामक व्यापारी ने इसको बनाया था, एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनवाया गया। अब ये भैंसा शाह और रोड़ा नामक व्यापारी ने, किसने बनाया था? भैंसा ने, और भैंसा शाह एंड आपके रोड़ा व्यापारी ने। हेलो कर लो बात, यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। तो चित्तौड़ के अंदर आपका एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये है ना, कौन सी श्रेणी में आ गया? जल दुर्ग। अब जल दुर्ग मतलब कि औद्योगिक दुर्ग हो गया सर ये? हाँ बिल्कुल हो गया, ये औद्योगिक दुर्ग है, क्योंकि भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामणी के किनारे है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। और टॉड ने कहा कि मुझे ये जागीर रूप में पसंद करता हूं मैं इसको, आई लाइक इट। आगे देखो, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो वागड़ क्षेत्र है, तो यहाँ वागड़ी बोली बोली जाएगी। वागड़ी को भीली बोली कहा गया है। क्या बोली कहा गया है इसको? वागड़ी को कहा गया है आपका भीली बोली कहा गया है। गुजराती भाषा का प्रभाव है, और भील बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? भीली बोली, क्योंकि ये भीलों की बोली है, भीलों की बोली है। केम छो, मजा मत छो, अरे गुजराती प्रभाव है इसके ऊपर। कैसा प्रभाव है? गुजराती प्रभाव देखने को मिलेगी। अरहर की टाटी और गुजराती ताला, हाँ बेमेल, ऐसी चीज जिसकी रक्षा करना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी रक्षा करना। हाँ, हिंदी में एक कहावत है। तो गुजराती प्रभाव आप लोगों को इसके संबंध में याद रखना। ओके, कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में कौन से साल में शामिल किया? थोड़े सीटी ग्रेजुएशन, उसके बाद आएंगे टफ क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड के और डिप्टी जनरल के, कठिन से कठिन पेपर, खतरनाक वाले। तैयार हो क्या सभी साथी? ओके, धन्यवाद भाई। मैं मेरी बात बताता हूँ, तुम लोग मेरे को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करके बचाएगा, आईडी कमेंट करा, तारीफ करा है। मेरी लाइफ की मैंने पहले 12 घंटे क्लास ली थी, उसमें मैं फिजिकल एक्टिविटीज उतने करता नहीं था। मेरे फेफड़े बोलने लगे थे, रात दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक मैंने क्लास ली थी। रात को फेफड़े से ऐसे आवाज आ रही थी, आवाज मतलब फेफड़े चिल्ला रहे थे। और अब तो मैं हर सप्ताह क्लास ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को मजबूत बनाओ, अगर टिक के बैठने की क्षमता नहीं है तो बैठो 5-5, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी रोज बैठना आदत डालो धीरे धीरे। तो आदमी क्या है कि परेशानी को देख के भाग जाता है, तो भागना कभी नहीं है, आसानी से हैबिचुअल हो जाते हो। मैं भी तो ले रहा हूँ ना 12-12 घंटे क्लास। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में कालबेलिया को शामिल किया गया। कंचन, कमली और राज की लिखो, कंचन, कमली, राज की और सोनू सपेरा। ये सोनू सपेरा तो फ्रांस जाके आई है अभी, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम्हें गाइड वाले में ऐसे नॉर्मल मैराथन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फ्रांस में इसने प्रस्तुति दी अभी 2024-25 में, ठीक है। फ्रांस गई थी, ऐसा नहीं कि फ्रांस की निवासी है। हाँ, सपेरा बेचारी टिकट की तो कलाकार थी, प्रदर्शन करने गई थी, सोनू सपेरा, सेनू सपेरा इसका नाम है, फड़ोदी साइड से। और इसके संबंध में जो इसके डांस वगैरह वो मैंने बता दिए, और गुलाबो तो है ही है, गुलाबो के बारे में सारी बातें बता दी मैंने। कोटड़ा अजमेर की निवासी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दांतों के बीच में सोने की कील, गुरुजी कील, हाँ बेटा दिख रहा है मुझे, कील, कील का मतलब 2 अक्षर, चोप। आगे देखो, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल भी बाजा है, बांकियों भी बाजा है, थाड़ी भी बाजा है? तो ये कौन सा जो है नृत्य है जिस नृत्य के अंदर आपके ढोल भी बजता है, बांकिया भी बजता है, थाड़ी भी बजती है? ये कौन सा हो गया? आपका गैर होगी। गैर में ढोल बाजे, बांकियों बाजे, थाड़ी बाजे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना, गैर है। अब गैर में फाल्गुन महीने में जो है भील पुरुषों के द्वारा विशेष रूप से, कणाना गांव बालोतरा की ज्यादा फेमस है ये गैर नृत्य, कणाना गांव बालोतरा की ज्यादा प्रसिद्ध है गैर। और इसके अंदर डाटा लिखिएगा, बहुत शानदार वाले फैक्ट ऐड करो। घूमर गैर है वो भीलवाड़ा की फेमस है, घूमर गैर है वो आपकी कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। और लिखो इसके अंदर, आंगी बांगी है लाखेटा बालोतरा की है, आंगी बांगी आता है लाखेटा, और लाखेटा गणना पहले क्या है कि बाड़मेर में आते थे, आजकल इसमें आते हैं बालोतरा के अंदर, बालोतरा। अगला देखो, नेक्स्ट और फैक्ट इसके संबंध, तलवारों की है तो मैनार की है, वैसे 20-25 तरह की है, तलवारों की गैर है तो वो आपकी कहाँ की है? मैनार, उदयपुर की है। और मैनार से मुझे याद है अभी एक राजस्थान की रामसर साइट भी बनी है, मैनार पक्षी विलेज बर्ड गांव, मैनार भी रामसर साइट बनी है, तो ये भी आपके कहाँ पर हो गया? उदयपुर के अंदर हो गया। तो इस प्रकार से याद रखो यार, ये तो गैर की विशेषता, इसमें ढोल है, बांकिया है, चंग है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, थाली भी। अगला, नटनियों की हवेली, नटनियों की हवेली है वो आपके कौन से जिले में स्थित है? हाँ, मैनारिया गांव, मैनारिया जाति की वजह से फेमस हुई है मैनार गांव। नटनियों की हवेली आपके जयपुर की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नटनियों की हवेली जयपुर। जयपुर की हवेलियां, अब देखो मैं अब प्रश्न आ ही गया है तो मैं आगे टिक करके आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि 2025 के पेपर है बेटा। जयपुर की हवेलियां, तो जयपुर की हवेलियों से संबंधित प्रश्न आ जाएगा ना, ध्यान रखना मेरे। ये देखो यहाँ पर एक लिखो, धाबाई हवेली है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली है, धाबाई हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण
नई नई हवेलियां भैया ना, याद कर लेना, एग्जाम में आएगी। अगली हवेली की बात करें तो रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली, लॉजिक कर लो बात, सारी की सारी रत्नाकर भट्ट पुंडरिक हो गया, पुरोहित प्रताप नारायण हो गए, धाबाई की हवेली होगी, नटनियों की हवेली होगी, सारी हवेलियां कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। अब निम्नलिखित में से किसने आपका बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब बिजोलिया का तो आंदोलन है वो आपके विजय सिंह जी पथिक ने किया था, सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है, और इसके चरण वगैरह मैंने बता दिए। नारायण पटेल भी इनके साथ हुआ करते थे, सहयोगी है, इनके सहयोगी जो हुआ करते थे वो नारायण पटेल, एकीकरण बिजोलिया के दूसरे चरण के अंदर नारायण पटेल इनके सहयोगी थे। हाँ जी, और उस बिल का नाम बताओ जो गांव गांव घूम करके और संदेश देते थे, उनका नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में आया हुआ क्वेश्चन। एकीकरण का बिजोलिया का जो थर्ड चरण था ना, तीसरे चरण के अंदर जो सहयोगी थे इनमें जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी। जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी। अब ये प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था उसमें कौन कौन थे? तो नेतृत्व तो किया था राम जैन, ये इनके द्वारा, भाई जमनालाल जी बजाज के द्वारा, बाकी इनके सहयोगी में भी साथ साथ थे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी, देखो वैसे तो आराध्य देवी कह सकते हैं, कुल देवी तो नागणीची माता है, चाहे बीकानेर के हैं, चाहे आपके किशनगढ़ के हैं, चाहे जोधपुर के हैं। राठौड़ों की कुल देवी एक ही है, और राठौड़ों की जो कुल देवी है वो नागणीची माता एक ही है। जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी है तो चामुंडा माता है, बीकानेर वालों की तो करणी माता है, ऐसे अलग अलग। लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में, अब पेपर में ऐसे अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा तो हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? करणी माता, और वैसे हम करणी माता को आराध्य माता कहेंगे, ठीक है। और इनकी जो कुल देवी है, नॉलेज के लिए बता दूं, नागणीची माता है, तो वो राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है, राठौड़ों की कुल देवी। शकराई माता, शाकंभरी माता, फल फूल वाली देवी, झीण माता, आई माता। तो ये बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर, जोधपुर के बिलाड़ा गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। और जो इनकी जो ज्योत जलती है ना, वहां से जो है, जो ज्योत जलती है वहां से केसर टपकता है, केसर टपकता है। रामदेव जी की शिष्या, रामदेव जी की शिष्या, गुरु बलवान तो चेला पहलवान, गुरु नाम करेगा तो बेटा भी नाम, ये बच्चा भी नाम करेगा, ठीक है। दीपक से लौट, दीपक से केसर टपकती रहती है। बात हम कर रहे हैं बिलाड़ा, आई माता, करणी माता, यहाँ पर चो काबो की करणी माता के संबंध में। सुआप गांव फलोदी में आपका जन्म होता है, सुआप फलोदी में आपका जन्म होता है, ठीक है। और बचपन में रिद्धि बाई इनको कहते थे, मेहाजी और देवल बाई, मेहाजी चारण और देवल बाई इनकी माता जी का नाम, ठीक है। तो ये आप लोगों को साथ साथ याद रखना कि ये तो हो गए आपके इनके पिताजी, और ये इनकी माता जी, और बचपन का नाम रिद्धि बाई। किसका बचपन का नाम? सर हम बात कर रहे हैं करणी माता जी की, हाँ जी, करणी माता जी के बचपन का नाम है रिद्धि बाई, इन्हीं का ही नाम है। चारणों की कुल देवी पूछ ले तो चारण जाति की कुल देवी, चारणों की कुल देवी की बात करें तो वो भी अपने करणी माता जी है। सुआप में जन्म होता है, और मैंने